नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। नो योर नॉलेज यानी KYK का आज पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि साइंस का होगा और आज का टॉपिक होगा कोशिका। तो इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हम करेंगे आपने आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो बिना स्किप के एंड देखिएगा। और चलिए सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कोशिका जो है ये क्या है भाई? कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है, साथ ही साथ आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में। अगर हम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें तो एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कोशिका के टाइप्स कितने होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बताया कि पादप का शरीर जो होता है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, तो ये स्लाइडन ने बताया था। और कब बताया था? 1838 में। ठीक। और किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, तो ये बताया था विर्चो ने। और ये कब बताया था इन्होंने? ये बताया था 1855 में। ठीक है, कि पुरानी कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। और हम लोगों ने देखा कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो वायरस पे नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? एमजे स्लाइडन। ठीक है, लेकिन वायरस पे यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। और किसी जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, तो है कौन सा? विषाणु। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं आगे प्रश्नों की, उसके बाद हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, काफी आसान भी है, तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? कितनी जोड़ी होती है, कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम की? 23। तो ऑप्शन सी सही है। देखिए अगर कार्य की बात करें तो जीन को वहन करना इसका मेन काम होता है क्रोमोसोम का। और अगर हम पुरुष में देखें तो एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। वहीं अगर हम महिला में बात करें, फीमेल में बात करें, तो 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए के लंबे तंतु की तरह होते हैं, जिसमें कई जीन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, बताइए जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा पावर हाउस। आप सब जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है ना। ऑप्शन सी सही है। देखिए अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कोशिका में 1000 से लेकर 2500 माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसका कार्य होता है कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना। ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है ये किसने किया था? रिचर्ड अल्टमान ने किया था। कब किया था? तो 1890 में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है इसका प्रतिपादन जो किया था, ये किया था कार्ल बेंडा। कब किया था भाई? तो 1897-98 के दौरान। ठीक है। और कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस कहा जाता है, हम लोगों ने देखा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। और किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं जो संपन्न होती हैं, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाला जो पद है वो कौन सा है? क्रेब्स चक्र है। ठीक है। और क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब देखिए क्रेब्स चक्र की जब बात आई है तो ये क्रेब्स चक्र जो है इसकी खोज किसने किया था? किया था हैंस क्रेब्स। इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। और किया था ये 1937 में। सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें कि साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होते हैं, तो होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। वहीं अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति जो होता है इसका निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज और अन्य निर्जीव पदार्थ से होता है।
और इसका जो कार्य है वो है कोशिका को आकृति प्रदान करना, साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। ये किसका काम है? कोशिका भित्ति की। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा और आगे हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, अग्नाशय, दीर्घस्थि या तिल्ली? तो देखिए, लसिका कोशिकाएं जो बनती है वह कहां पे बनती है? तो ये बनता है तिल्ली में, जिसे हम प्लीहा के तौर पे जानते हैं। देखिए, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है और रक्त का संचित भंडार भी यहाँ पे होता है प्लीहा में। अमाशय के पीछे रहता है प्लीहा। ठीक है, और इसका कार्य देखें तो पित्त हरित का निर्माण, रुधिर कणों का विघटन और यूरिक अम्ल में निर्माण में यह सहायक होता है। यूरिक अम्ल का निर्माण में यह सहायक होता है। ठीक है, कौन? तिल्ली, प्लीहा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अगर आपने भी थोड़ी देर पहले हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप इस प्रश्न का इजीली उत्तर दे पाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। कब किया था? 1890 में किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाएं श्वसन जो होती है वो संपन्न होती हैं और इसमें उपापचय की क्रिया भी संपन्न होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसे अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें क्या पाया जाता है? क्रिस्टी पाए जाते हैं और इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर वहीं हम गोल्जी कॉय की बात करें, ठीक है, गोल्जी कॉय आप जो देख रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो गोल्जी कॉय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1898 में। ठीक है, ये जो गोल्जी उपकरण देख रहे हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और यह कोशिका का मुख्य क्या है? स्त्रवन अंग है। यह लाइसोसोम और पेरोक्सोम के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम का निर्माण में यह हेल्प करता है और यह पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। अगर और चीजों को हम देखें तो गोल्जी कॉय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर यानी कि आरबीसी जो होता है उसमें, और जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। इसी को आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज जो है किसने किया था? डी डवे ने किया था। ठीक है, लाइसोसोम की खोज जो है डी डवे ने किया था और ये किया था 1958 में। लाइसोसोम का आकार जो है बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर उनके पाचन में सहायकता या सहायक होता है। देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। और ये जीवाणु और विषाणु से रक्षा करते हैं। ठीक है, और यहां और चीजों को अगर हम देखते हैं तो यहां पे आप याद रखिएगा ये सभी जो है महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या है? किस वजह से होता है? अनुकूलन की वजह से, सहभागिता के कारण से, उत्परिवर्तन के कारण से, या बहुगुण सूत्रता के कारण से? ये होता है किसके कारण? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण से। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है कि कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या होना चाहिए? तो होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है इसे अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं हिंदी में। यह जो है अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है और एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। यह कोशिका द्रव्य का यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। वहीं अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम की खोज जो है, ठीक है, राइबोसोम की खोज जो है 1955 में किया गया था। किसके द्वारा भाई? तो किया गया था पैलेट के द्वारा।
ठीक है। राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक। और राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है, फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पीत पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? बताइए। मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय, प्लीहा। तो सही आंसर क्या रहेगा? अंडाशय। ठीक है, क्या रहेगा? अंडाशय। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है? 4 ऑप्शंस है। यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, यह अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, यह एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, या फिर यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। कौन सा यहाँ पे कथन है जो असत्य है, गलत है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सही आंसर क्या रहेगा? यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। ठीक है, ये जो है असत्य है, बाकी सभी सही है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी हम लोगों ने गलत फाइंड आउट किया, अब सही पूछा गया। प्रायश लघुतम सजीवी कोशिकाएं हैं, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, या फिर रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यह सही है, बाकी जो सभी हैं गलत है। तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको 8 क्लास से ही पढ़ना होता है और 8 क्लास से ही इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को मिलता है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्र। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों कैसे अलग हैं आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से पहले, ठीक है, हम थोड़ा बात आपको बता दें कि पादप कोशिका जो होती है पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। वही जंतु कोशिका में जो कोशिकीय भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है। कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। देखिए पादप कोशिका में कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादकों में पर्णहरित पाया जाता है। वही जंतु कोशिका में जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। वही जंतु कोशिका में केंद्रक में या केंद्रक के पास ताराकार सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कोशिकीय विभाजन में सहायता करता है। पादप कोशिका में रसधानी या रितिका पाई जाती है। वही जंतु कोशिका रसधानी पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, वही जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। अधिकांश पादप कोशिका जो होते हैं उसमें तार केंद्र नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिका में तार केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट इजीली आप कर पाएंगे। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति की वजह से। ठीक है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगर पूछ लिया जाए कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, तो सेलुलोज है। तो मतलब क्वेश्चन को किस तरह से आपसे घुमा के पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो है क्लोरोप्लास्ट। या फिर क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था? तो क्वेवेंतु और पेलेटियर ने किया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस को आप इजीली एक बार पढ़ लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे और हम करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो आपका रहेगा कोशिका भित्ति, क्योंकि ये नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में। अगला प्रश्न है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस, काल प्रभावन, अभासन और उत्कच्छ। क्या कहते हैं इसे?
बताइए क्या कहते हैं, अगर जानते हैं तो जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपोप्टोसिस, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो कौन सा है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, या फिर जल अपघटन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आपको बताया है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कुछ ऑनलाइन को हम देखेंगे, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। सभी क्वेश्चंस के डाउट यहां से क्लियर होंगे। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन और लिपिड दोनों से। आपको बताना है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। चलिए जल्दी से बताइए अगर जानते हैं तो किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली भाई? तो ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों की। ठीक है, दोनों से बने होते हैं आपकी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो होता है अर्ध पारगम्य कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ यह आघातों से कोशिकाओं की रक्षा भी करता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? बिल्कुल आसान है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या यहां पर अनुपस्थित रहता है, एब्सेंस रहता है? तो क्या रहता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, क्या रहता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति एब्सेंस होता है जंतु कोशिका में, क्योंकि यह पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये तो थी क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग होता है, पादप हार्मोन होता है, एलील होता है, या लिंग गुणसूत्र होता है? क्या होता है एलोसोम? एलोसोम किसे कहते हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि मनुष्य के 23वें जोड़े जो होते हैं वह गुणसूत्र को हम एलोसोम कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि आपने पढ़ा भी है। अगर सबसे पहले हम बात करें प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। ये क्या है? आपका सेल का प्रकार है। दो प्रकार हम लोग देखा। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो इसमें किसी की बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है आपका कोशिका भित्ति। वहीं अगर हम केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित रहता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। वहीं अगर हम बात करें केंद्रक झिल्ली की, तो केंद्रक झिल्ली जो है वह इसमें अनुपस्थित रहता है, और इसमें क्या रहता है? उपस्थित रहता है। कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक में, वह अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक में असूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? एब्सेंस रहता है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंस रहता है। ठीक है, प्रेजेंट रहता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम जो है 7s प्रकार के होते हैं, 70s प्रकार के होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम जो है आपका प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। गोल्गी कॉय की बात करें तो यह भी प्रोकैरियोटिक में आपका अनुपस्थित होगा, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। बहुत महत्वपूर्ण आता है डीएनए। डीएनए आखिर प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता? तो देखिए डीएनए जो होता है वो एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है आपका प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित होता है डीएनए आपका।
उसके बाद आता है श्वसन। श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक में तो ये आंतरिक झिल्लियों से होता है और यूकैरियोटिक में होता है किसके द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगर हम देखें कि कहां से पाया जाएगा, प्राप्ति स्थल इसकी देखें तो जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में पाया जाता है आपका प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक की बात करें तो सभी बहुकोषीय जीवों में यह पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों ने देखा गोल्जी कोय के बारे में, रसधानी, रसधानी मतलब वैक्यूल, ठीक है, जिसे रितिका भी कहते हैं। रसधानी के अंदर तरल या ठोस पदार्थ भरा रहता है और जंतु कोशिका में रसधानी जल संतुलन का कार्य करती है। वहीं पादप कोशिका की रसधानियों का जो कोशिका होता है वह निर्जीव पदार्थ का होता है और ये पादप कोशिका में अस्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। अभी देखा हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में, जिसे लवक कहते हैं, तो लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, हम लोगों ने देखा था अभी। और इनका जो आकार है वो अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होता है। लवक की अगर हम बात कर रहे हैं तो लवक की जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। प्लास्टिड जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला तो आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कि हिंदी में आप कहते हैं अवर्णी लवक। यह जड़ और भूमिगत तनों में पाए जाते हैं और यह भोजन के भंडारण में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये जो है इसको हम वर्णी लवक के तौर पे जानते हैं। यह रंगीन लवक होते हैं और ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये जो है पर्णहरित, कैरोटीन तथा जैथोफिल लवक इसमें पाया जाता है और पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। और कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग जो है वह कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा एक क्वेश्चन को पूछा गया है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पाई जाती है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आप कमेंट करके बताइएगा कि पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होती है। आपके ऑप्शंस है एंथ्रोसाइनिन या फाइकोसाइनिन। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।